अब जो लोकसभा इलेक्शंस के तीसरे फेज की कैंपेनिंग समाप्त हुई है तो लोगों में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिला है। इस बात से कोई अनजान नहीं होगा कि लोकसभा इलेक्शंस ने देश में एक अलग खलबली मचा दी है और इससे जुड़े हर दिन कोई ना कोई न्यू मुद्दे उठते रहते हैं, जहां आए दिन कई मिनिस्टर्स ऐसे वादे और दावे करते हैं जिसमें पीएम मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह भी शामिल है। वहीं अब एक नाम इसमें यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का भी जुड़ गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, राजनाथ सिंह ने एक ऐसे मुद्दे को वापस से हाईलाइट किया है जिसने काफी सुर्खियां बटोरी है और ये कमेंट और किसी टॉपिक से नहीं बल्कि वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। आपको ध्यान होगा कि इस टॉपिक पर एक कमेटी फॉर्म की गई थी जिसको फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हेड कर रहे थे और जिन्होंने इस केस में एक रिपोर्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू को भी भेज दिया है, जिसके बारे में एक इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी ने कहा है, वन नेशन वन इलेक्शन हमारा एक कमिटमेंट है। हमने पार्लियामेंट में भी बोला हुआ है, हमने कमेटी भी बनाई थी, कमेटी का रिपोर्ट भी आया है। तो वन नेशन वन इलेक्शन के संबंध में देश में बहुत लोग ऑन बोर्ड आए हैं, सभी दलों ने, बहुत लोगों ने इसमें जो कमेटी को अपना सुझाव दिए हैं, बहुत ही पॉजिटिव सुझाव आए हैं और बड़े इनोवेटिव सुझाव आए हैं और देश का बहुत बड़ा लाभ होगा अगर हम इस रिपोर्ट को लागू करवा पाते हैं तो। और इसी में अपनी बात भी रखते हुए आंध्र प्रदेश में एक रैली के दौरान यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कांग्रेस और अपोजिशन को फटकारते हुए कहा है कि अगर बीजेपी वापस से पावर में आएगी तो वे इन 5 सालों में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हुए ही स्टेटेड, Loksaਭा elections are being held in Andhra Pradesh simultaneously with the assembly polls. Our commitment is that we will implement one nation one election in the next 5 years across the country so that time and energy is saved. सिर्फ यही नहीं बल्कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी वन नेशन वन इलेक्शन मोदी की गारंटी में दी हुई है, तो अटकलें लगाना और आसान हो जाता है कि बीजेपी की वापस से पावर आने पर वे इसे जरूर पेश करेंगे। पर बात ऐसी है कि हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जितना लोगों ने इस स्कीम को सपोर्ट किया है उतना ही लोगों ने इसके खिलाफ भी बोला है, जिसमें अपोजिशन को मिलाकर कई फॉर्मर जजेस और लीगल फील्ड के लोग भी शामिल हैं और यहाँ तक कि इलेक्शन कमिश्नर्स भी। आपको बता दें कि फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हेडेड कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन 14 मार्च को सबमिट की थी, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव 21 वॉल्यूम 18,626 पेज रिपोर्ट है, विद इन विच 11 चैप्टर्स प्लस एनेक्सर्स कंटेन्ड है। इसी के साथ गवर्नमेंट ने एक लिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी पब्लिश किया है। अब इस रिपोर्ट को फॉर्म करने के लिए रामनाथ कोविंद ने 47 पॉलिटिकल पार्टी से राय मांगी थी, जिसमें से 32 सपोर्टेड द आइडिया whereas 15 अपोज्ड इट। अब ये अंदाजा लगाना तो आसान है कि भला किन पॉलिटिकल पार्टीज ने इसके खिलाफ बोला था, जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो टॉप पर दिखे हैं। पर क्यों उन्होंने इसके खिलाफ अपने रीजंस दिए हैं, एक बार देख लेते हैं। द रिपोर्ट हैज स्टेटेड दैट those who oppose simultaneous elections raised apprehensions that its adoption could violate the basic structure of the constitution, be anti-democratic and anti-federal, marginalize regional parties, encourage the dominance of national parties and result in a presidential form of government। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि कुछ लीगल फील्ड के भी लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस सुझाव के खिलाफ बोला है, तो इसमें फॉर्मर दिल्ली हाईकोर्ट चीफ जस्टिस अजीत प्रकाश शाह शामिल है, जिन्होंने नोट किया है कि ऐसे इलेक्शंस की वजह से स्टेट लेवल पर काफी दिक्कतें और मुश्किलें आएंगी और पॉलिटिकल माहौल भी काफी बिगड़ जाएगा। द रिपोर्ट नोटेड additionally he said that simultaneous elections hinder political accountability as fixed terms offer representatives unwarranted stability without performance scrutiny, challenging democratic principles। और वही फॉर्मर कोलकाता हाईकोर्ट चीफ जस्टिस गिरीश चंद्र गुप्ता ने इस आइडिया के खिलाफ आवाज उठाई है और कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल से मेल नहीं खाते। जस्टिस संजीव बैनर्जी फॉर्मर चीफ जस्टिस मद्रास हाईकोर्ट भी वन नेशन वन इलेक्शन के सख्त खिलाफ दिखे हैं, इसलिए भी क्योंकि उनका मानना है कि ऐसे इलेक्शंस की वजह से इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को बहुत हार्म पहुंचेगा। द रिपोर्ट स्टेटेड ही साइटेड एम्पिरिकल डेटा शोइंग फ्रीक्वेंट मिड टर्म स्टेट इलेक्शंस emphasizing the importance of allowing people to exercise their choices. He suggested state funding of election as a more effective reform to tackle corruption and inefficiency। जहां कुछ फॉर्मर चीफ जस्टिस इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ दिखे हैं, वहीं इस मामले से अपनी सहमति फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने दी है। हालांकि आपको बता दें कि सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने भी इस कॉन्सेप्ट को बहुत फटकारा है और चलिए एक नजर डालते हैं कि इसके बारे में उन्होंने क्या कहा है। If they have to implement it as they suggest in the report, they want to include and insert an Article 83A or something to bring about the change. That would require an amendment of the constitution with 2/3 majority plus also half the states giving its consent. So it's a fairly long drawn out process.
And I think they have looked at it in a very simplistic, straightforward manner, looking at only tenures. They should also look at all the various provisions of the Constitution, including emergency powers, President's powers, President's rule, etc., which will need to be altered and changed. So until you do that comprehensive exercise, I think it may be short-sighted. On a practical plane, I think it makes no sense at all, because we have seen how governments are created, parliaments and legislatures have been created in the last 75 years, and we haven't seen any particular problem that needs to be fixed which require this. Also, we can see going forward, if you do decide to have them all at one go, what happens if support is pulled for one party which is in power in, say, Himachal, and the government falls there? Is it going to wait 4 years for the next round? Or are you going to have a by-election there? Are you going to have a fresh election for the legislature there? What are you going to do? What is your plan going forward? And if it happens in 5-6 different states, President's rule gets imposed for 4 years. Suppose it happens at the center. What happens? Who runs the country? So in my view, it's thoroughly impractical and completely unnecessary. और एक नजर डालते हैं कि इसमें इलेक्शन कमिश्नर्स का क्या व्यू रहा है, इसलिए भी क्योंकि इलेक्शंस की जिम्मेदारी इनके ही सर पर रहती है। आपको बता दें कि रामनाथ हेडेड कमीशन ने प्रेजेंट और फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर्स की राय इस केस में ली थी, जिसमें से 7 ने वन नेशन वन इलेक्शन की फेवर में बोला है और 1 इसके खिलाफ दिखे हैं। तमिलनाडु इलेक्शन कमिश्नर पी पलानी कुमार expressed concerns. One primary concern emphasized was the pervasive dominance of national issues over local considerations during elections. The commissioner expressed apprehension that this trend could potentially dilute the focus on region-specific challenges and diminish the efficacy of local governance. सिर्फ यही नहीं बल्कि तमिलनाडु कमिश्नर ने काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स भी रेज किए हैं और कहा है, Furthermore, the commissioner highlighted the acute issue of a shortage in electoral manpower, emphasizing the imperative of bolstering staff to ensure the seamless and efficient execution of elections. आपको बता दें कि इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये है कि अगर इंडिया ये कंसेप्ट अपना लेती है तो वो 4th ऐसी कंट्री होगी जिसने एक ऐसा यूनिक सिस्टम ऑफ इलेक्शन अपनाया है। The other 3 countries that hold simultaneous elections are Belgium, Sweden, and South Africa. The fact that Sweden holds elections for country and municipal councils concurrently with general elections, Riksdag elections, every 4 years is not commonly known. अब जब हमने इस रिपोर्ट की इतनी बात की है तो एक नज़र इस बात पर भी डालते हैं कि इस रिपोर्ट ने आखिर कहा क्या है। कोविन पैनल की इस कमेटी ने इस इशू को स्टडी करने का जिम्मा लिया था और सितंबर 2023 को एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी। इस कमेटी ने टोटल 65 मीटिंग्स एट जोधपुर ऑफिसर्स हॉस्टल इन न्यू दिल्ली हेल्ड की है और अपनी फाइनल मीटिंग मार्च 10 को की थी। कमेटी ने जो मेजर रिकमेंडेशन की है वो कुछ ऐसी है। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन में 2 स्टेप्स में अमेंडमेंट करने की जरूरत है। सेकेंड रिकमेंडेशन ये है कि इलेक्शंस प्रोसेस को सब गवर्नमेंट लेवल पे स्ट्रीमलाइन करने के लिए द कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स टू बी अमेंडेड। दिस वुड एम्पावर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू क्रिएट अ यूनिफाइड इलेक्टोरल रोल and voter ID card in collaboration with state election commissions. Ratification by at least half of the states would be necessary for these amendments to take effect. लास्ट इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन जो कमेटी ने सजेस्ट की है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद स्टेट इलेक्शन कमीशन प्रोएक्टिवली प्लान करे और लॉजिस्टिक्स नीड्स का एस्टिमेट दे। This includes deploying personnel, security forces and voting equipment to ensure fair simultaneous elections across all government tiers. अब देखना ये है कि क्या आने वाले दिनों में और कमेंट्स वन नेशन वन इलेक्शन पर आ सकते हैं या नहीं। Till then, keep following लॉ चक्रा।